अरे कहाँ से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5वां के ख। आओ देखो बाबू सब लोग, कल 5वां के ख हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज 5वां के ख वही था, लिखो वाटसन द्वारा 5वां का ख है। सब नंबर लिखते जाना, कितने नंबर का है, सब नंबर लिख रहे हैं ना, 3 नंबर का है, ठीक है सब नंबर। अब बताओ कितना नंबर का आप लोग कल का सॉल्व किए थे। कौन 5वां का ख ना 3 नंबर के बाद 4 नंबर के बोले थे। कल 3 नंबर क्या बात करते हो यार। हाँ अरे तू लिख दे तो गलत चीज। वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए के द्विकुंडली संरचना को बताइए। फटाफट आ जाइए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए के संरचना के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। अच्छा बताइए, सब लोग देख करके बताइए कि वाटसन और क्रिक ने, पहले समझ लो, डीएनए के द्विकुंडली संरचना इस तरीके से बनाया था। सब लोग देखो याद करो। इस तरीके से उसने एक द्विकुंडली संरचना को बनाया था, याद है। बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टी के साथ ए जुड़ा था, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जी, डबल बॉन्ड से, फिर रहेंगे टी के साथ डबल बॉन्ड से, फिर सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जी। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो व्यास था इसका, उस व्यास का नाम था 20 एंगस्ट्रॉम। और कब दिए थे वाटसन? आशीष बता रहा है, बताओ वाटसन क्रिक ने ये नियम कब दिए थे, सोच के बताओ। 1953 में दिए थे। क्या कहे थे? तेन 2-4 को संरचना के बताओ, मुँह जुबानी बोलना है तुमको। पहले क्या कहे थे, बताना आपको, सोच के बताओ जल्दी से। वाटसन क्रिक ने जो अपना डीएनए मॉडल लिए थे, क्या कहे थे पहला बताओ। पहला ये कहे थे कि दोनों न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। याद करो, दोनों न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, कभी मत भूलना इसको, समझ रहे हो। और आपको यह भी बताया गया था कि जो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनके बीच का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। थोड़ा सा लिख लो, इसमें कुछ बातें लिखना है। इसमें लिखो पहला, इस मॉडल को सब लोग याद करो। इस मॉडल को सर्वप्रथम चित्र भी बना लेना। सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में दिए थे। 1953 ईस्वी में दिए थे वाटसन और क्रिक ने सर्वप्रथम इस मॉडल को 1953 ईस्वी में दिए थे वाटसन और क्रिक ने। सबको याद होना चाहिए। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो। आपको याद होगा कि इसमें ये दोनों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती है। इसलिए इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के, सब लोग याद रखेंगे, एक दूसरे के समांतर होते हैं, देख रहे हो। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। वो बताए थे कि दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। कभी मत भूलना, याद करो, ठीक है। आगे लिखना कि दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो एडेनिन होता है डबल टी के साथ, और जो साइटोसिन होता है ट्रिपल ग्वानिन के साथ जुड़े होते हैं। देख लो, ध्यान से देख लो सब लोग।
एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, और साइटोसिन इसके साथ जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जल्दी से देखिए, हो गया, लिखा गया, मिटाएं इसको। चलो आप लिखो इसमें तीसरा नंबर, तीसरा तो गया, चौथा नंबर, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। 5 नंबर आ जाओ, 5 नंबर फटाक आ जाओ। कुंडलिकार रचना में एक पूर्ण चक्र की दूरी, 5 को लिख लो। कुंडलिकार रचना में एक पूर्ण चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। 6वां नंबर आ जाओ। पूरा चक्कर लगाता है तो कितने के बीच की दूरी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। सब लोग लेकिन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ये जो है हिस्सा इस तरीके से 5 डैश से शुरू होता है तो 3 डैश पर समाप्त होगा, तो ये 5 डैश से शुरू होता है तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के विपरीत होता है। जल्दी से लिख लीजिए आप। हो गया, कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में बता सकते हो। तीन नंबर के भी है, लिखा गया, सबका लिखा गया। अगला ये प्रश्न है कि नर जनन तंत्र का स्वस्थ या स्वच्छ नामांकित चित्र बना के इनके वर्णन कीजिए। 3 नंबर के भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए कि मानव, ये कौन है मालूम है? 5वां के ग है ना। मानव जनन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखो ध्यान से, नर, यहाँ पर जनन जो है ना, नर के बारे में पूछा है। नर जनन तंत्र का चित्र बना करके वर्णन करना। सब लोग जानते होंगे जो नर जनन तंत्र होता है, आप उसका वर्णन कैसे करते हैं। सब लोग याद होगा कि मनुष्य में जो नर की बात करता है, आपने पढ़ा भी होगा कि इसका जो प्रमुख अंग होता है उसको आप सब लोग को याद भी होगा। प्रमुख जो अंग होता है, पहले हम बता देते नहीं, आप खुद आप लिखिएगा। मानव जनन, माने जनन में नर की वर्णन करना है तो मैंने बताया था सबसे पहले मुख्य जनन अंग लिखा जाता है। मुख्य जनन अंग, बताओ मनुष्य में, नर में मुख्य जनन अंग कौन है? उसका नाम क्या है? वृषण। सब लोग को याद होना चाहिए, उसका नाम है वृषण, उसका नाम है वृषण, उसका नाम है वृषण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। आप वृषण के बारे में सब लोग जानते होंगे कि मनुष्य में एक जोड़ी, माने नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। वृषण जो होता है, वृषण कोश के अंदर आता है। वृषण जो होता है उधर की गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषण का जो ताप होता है शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और जो वृषण होता है, वृषण में ही शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। सब आपको याद होगा, दिखाने की जरूरत है इसको, आपको याद होगा। वृषण जो होता है मुख्य जनन अंग होता है। अच्छा, सबको याद हो गया। सहायक जनन अंग की बात करते हैं। दूसरा, सहायक जनन अंग। सहायक
जनन अंग, सबको याद होना चाहिए। सहायक जनन अंग। जनन में पहला आपका है अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं अधिवृषण के एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अभी बता रहे इसके बारे में। दूसरा आपका होता है, इसका नाम होता है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी सबको याद होना चाहिए। शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस डिफरेंस। वॉइस डिफरेंस, वॉइस डिफरेंस। तीसरा जो आपका होता है उसका नाम होता है शुक्राशय। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है शुक्राशय। तीसरा का नाम होता है शुक्राशय, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल, 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 सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। चौथा आपका है बाबू मूत्रमार्ग। चौथा आपका है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अंग्रेजी में सब लोग याद रखो, यूरेथ्रा। ये देखो इतने माने आपके सहायक अंग है। ये चार आपका जो नाम देख रहे हैं, अधिवृषण है, शुक्र वाहिनी है, शुक्राशय है, मूत्र मार्ग है। सब लोग याद करो आज। अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण जो होता है इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। अधिवृषण में ठीक है ना, बगल में लटका होता है। अधिवृषण जो होता है इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। सबको याद होना चाहिए। शुक्राणु क्या होता है? इसमें परिपक्व होता है। शुक्राणु परिपक्व होता है, याद करो। मन इसी में उसका पूरा मन निर्माण होता है और शुक्राणु संग्रहण होता है, एकत्रित होता है अधिवृषण में। अधिवृषण में कभी मत भूलना, अधिवृषण का अंग्रेजी में कहते हैं एपिडिडाइमिस। आइए शुक्र वाहिनी क्या होता है? शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी का मतलब ये होता है कि शुक्राणुओं को बहवाती है। बहवाती है का मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु आपके कहाँ बनते हैं? याद है? वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में। और जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शुक्र वाहिनियाँ लेकर के जाती है। याद करना, याद कर लो थोड़ा सा कि शुक्राणु को एक स्थान से दूसरा स्थान पर लेकर जाती है। एक स्थान से सब लोग लिखे होंगे, खाली मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। चलिए शुक्राशय देखिए, ऊपर लटका हुआ हिस्सा होता है, सब लोग जानते होंगे। ऊपर लटका हुआ हिस्सा होता है शुक्राशय जो होता है, ऊपर लटका हुआ एक हिस्सा होता है शुक्राशय। शुक्राशय का काम ये होता है कि जो शुक्राणु होता है उसका पोषण देता है। शुक्राणु का पोषण देता है, याद करो सब लोग। शुक्राणु का पोषण देता है। शुक्राशय शुक्राणु का पोषण देता है। उसको परिपक्व होने के लिए तो अधिवृषण में जाना पड़ता है, लेकिन ताकत, एनर्जी सब कुछ शुक्राशय देता है। किसको देता है? शुक्राणु को देता है। मूत्र मार्ग, अब जानते होंगे कि जिसमें मूत्र मार्ग इस तरीके से होता है, थोड़ा सा और ऊपर बना रहे हैं यहाँ पर। मूत्र मार्ग इस तरीके से होता है और यहाँ पर एक ग्रंथि लगी होती है जिसका नाम होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। जब मूत्र निकालना होता है तो ब्रिय जो होता है उसको रोक लेता है। प्रोटेस्ट जो ग्रंथि होती है, कहता है मुत 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 तो मूत्र निकलेगा, ब्रिय नहीं निकलेगा। जब जनन किया जाता है, जब ब्रिय निकलता है तो जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है मूत्र को रोक लेता है। यानी जो मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र को बाहर निकालने के लिए और ब्रिय के बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। याद करो सब लोग, याद करो सब लोग, याद करो सब लोग, याद कर लो इसको। मुख्य जनन। अच्छा अब मिटा के थोड़ा सा लिख लिया ना सब लोग। हाँ बताओ, अधिवृषण का क्या कार्य होता है? सब लोग बताओ, अधिवृषण का क्या कार्य होता है? बताओ। परिपक्व करता है, संग्रहण करता है। अब बताओ शुक्राशय का क्या कार्य होता है? शुक्राणु का पोषण देता है। शुक्र वाहिनी का क्या कार्य होता है? शुक्र वाहिनी का क्या कार्य होता है? और मूत्रमार्ग का क्या कार्य होता है? बताओ मूत्रमार्ग का क्या कार्य होता है? चलिए कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है आवृतबीजी पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। प्रश्न है कौन है? घा है ना, पांचवा घा है। ये भी 3 नंबर का है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूण का वर्णन कीजिए। भ्रूण का वर्णन कीजिए।
आवृतबीजी पौधे में भी 3 नंबर का है। क्या आपको याद है? ये बताइए आवृतबीजी पौधे किसे कहता है, पहले ये बताइए आवृतबीजी पौधे किसे कहता है? जिसमें बीज पाया जाता है, जिसमें पुष्प पाया जाता है, उसको आवृतबीजी पौधे कहते हैं। देखो ध्यान से समझ लो, कह रहा है कि आवृतबीजी पौधे में भ्रूण का वर्णन कीजिए। तो देखो ध्यान से, पहले तो ये कहना है कि आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प खिलता है, और पुष्प जो होता है, पुष्प में ही जो पौधे का जनन अंग होता है वो पाया जाता है। याद करो, पुष्प में ही पौधे का जनन अंग पाया जाता है, सबको याद होना चाहिए। आप सबको याद भी होगा कि जो पुष्प होते हैं, जो नर जनन अंग पाए जाते हैं उसको पुमंग कहते हैं, जहाँ स्त्री जनन अंग पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। सब लोग को याद होना चाहिए। जयांग जब भी कहेगा तो जयांग की जो बात कहता है तो वह मादा में पाई जाती है, जयांग मादा की होती है। और जो नर होता है, नर, तो आइए हम आपको बता दें कि कैसे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा कि भ्रूण का निर्माण या विकास, उसको कुछ स्टेप बना के लिख लो। उत्तर में पहला लिख लो, लेकिन आपको चित्र भी बनाया गया था। पहला लिखो एक बीजपत्री पादपों में, इसको लिख लो बाबू, एक बीजपत्री पादपों में, याद है ना एक बीजपत्री पादप किसे कहते हैं? पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में युग्मनज लंबाई में बढ़कर, युग्मनज जानते हैं ना? हाँ, लंबाई में बढ़कर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होता है। अनुप्रस्थ सब लोग याद होना चाहिए, विभाजन द्वारा विभाजित होता है, विभाजित होते हैं। इससे बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका तथा निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका बनती है। इसमें सब लोग याद होना चाहिए, इसमें बीजांड द्वार जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, आपको याद होगा, बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका तथा सबसे नीचे वाला हिस्सा का निभाग कहते हैं। पढ़े भी थे आप, चित्र में भी देखे थे। निभाग की ओर, जब भी भ्रूण की बात करेगा, निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण होता है। अंतस्थ कोशिका का निर्माण होता है। पहला स्टेप तो सबको याद होना चाहिए। 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। एक आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं आधार कोशिका ऊपर रहती है, अंतस्थ कोशिका नीचे रहती है, निभाग की ओर बनती है। और दूसरा लिख लेना कि आधार कोशिका में से निलंबक का निर्माण होता है। आधार कोशिका से निलंबक का निर्माण होता है। निलंबक का माना अब कोशिका उसमें बनना शुरू हो गई है, उसमें अब कोशिका बनना, अब यही से भ्रूण का निर्माण होगा। तीसरा आ जाओ, और लिखना, अब मिटा दो, ऊपर लिख लियो सब लोग। अब लिखो अंतस्थ कोशिका विभाजित होती है। तीसरा स्टेप में लिख लो, यही सब भ्रूण का निर्माण होगा। अंतस्थ कोशिका विभाजित होती है, अंतस्थ कोशिका विभाजित होती है। सब लोग मिलना, विभाजित होती है तथा नीचे वाले कोशिका से मिलकर, नीचे वाले जो नीचे, अभी अंतस्थ कोशिका नीचे ही पाई जाती है, नीचे वाले कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो यही भ्रूण का कैसे निर्माण होता है आपने लिखा, आपको याद भी हो गया होगा।
जरूर याद रखना। नीचे अंतस्थ कोशिका होती है, इसी में जब विभाजन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जल्दी से जल्दी से लिख ले सब लोग। पाँच खत्म हो गया। अब आइए 6 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। छः का सगर्भता का है, क्या इसका उपयोग उचित है? चलिए आइए, या गर्भपात लिख लीजिए, मिटा दे। गर्भपात क्या है, क्या ये समाज के लिए उचित है? 3 नंबर में भी क्वेश्चन है। 6 का है, सब 3 नंबर का है। गर्भपात क्या है, क्या यह समाज के लिए, क्या यह समाज के लिए उपयोगी है? क्या यह समाज के लिए उपयोगी है? बताएंगे आप लोग गर्भपात किसे कहता है? सोच के बताओ, सोच के बताओ गर्भपात किसे कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बच्चे बता सकते हैं। माने समय अवधि के पहले गर्भ को बाहर निकालने की क्रिया। लिख लेना उत्तर में कि किसी स्त्री के अंदर पल रहे गर्भ को समय अवधि से पहले बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल्दी से पढ़िए। निकालने की प्रक्रिया को गर्भपात कहते हैं। क्या है समाज के लिए अच्छा है? नहीं है ना। इसे स्त्री और पुरुष का जो स्टेमिना है गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कि यह समाज के लिए उचित नहीं है। ये समाज के लिए उचित नहीं है। जल्दी से आप लिखिए। लिखा गया सबका? जल्दी से लिखिए। जल्दी से मिटाएं। चलिए 6वां के ख आप प्रश्न बना लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सब लोग जल्दी से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ख डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसका उपयोगिता बताइए। इसकी उपयोगिता बताइए। क्या आपको याद है? सब लोग को याद है? बताएंगे आप लोग? क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? बताओ। इसके द्वारा व्यक्ति के डीएनए की जांच किया जाता है। इसका उपयोग तो बहुत होता है अपराधियों की जांच करने के लिए। बच्चों को लिख लो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसके द्वारा व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है। ये डीएनए कहीं से भी आप ले सकते हैं। लिख लेना कि इससे
डीएनए को शरीर के, क्यों बायोलॉजी तुमको पसंद नहीं है क्या कि लेट करके आ रहा है? मत जाओ, पढ़ाई करो पहले। किसी भी कल का आने को छुट्टी रहेगा तो निकाला जाता है। हाँ, निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। अच्छा, इसका उपयोग तो जानते होगे तुम लोग, बताने की जरूरत है नहीं। पहले अपराधियों को पता करने में कौन अपराधी है। दूसरा, माता के या जो मान पुत्र होता है उसके माता और पिता को सही आकलन में बहुत सारा होता है। इस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से।